इस वीडियो में अपनी स्ट्रैटेजी को हम टेस्ट करने वाले हैं बैक टेस्टिंग करके। उसके लिए आज की जो कंपनी है वो है PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। कई सारी कंपनीज़ के चार्ट देखते हुए मुझे ये कंपनी दिखी जिसका चार्ट मुझे बहुत पसंद आया। ये चार्ट स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए, प्राइस कभी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया, कभी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया। इस लेवल पर ही प्राइस हमेशा रहता है। 70 रुपीज़ से लेकर 150 रुपीज़, इसके बीच में प्राइस पिछले 10-12 सालों से ऊपर नीचे जा रहा है। तो ये तो बहुत इजी टाइप का चार्ट है जिसमें आप प्राइस इस लेवल पे जब पहुँचे 70-80 के आसपास खरीद लीजिए और 140-50 के आसपास जब पहुँचे तो सेल कर दीजिए। और ये प्राइस बहुत शार्पली ऊपर जाता है, शार्पली नीचे भी आता है, तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। मान लीजिए अगर ये 60 रुपीज़ पे ख़रीद के यहाँ 160% का प्रॉफिट आपको हो जाएगा कितने दिनों में। यहाँ पर ये हो रहा है 9 मंथ्स में, 9 महीनों में ये 150% का प्रॉफिट दे रहा है। कहीं और देखते हैं, यहाँ 90% का प्रॉफिट होने में 1 साल में 90% का प्रॉफिट, यहाँ 70% का प्रॉफिट 1 साल में हो रहा है। तो ये बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा ऊपर और बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाली कंपनी है। और इस कंपनी का प्राइस चांद की तरफ नहीं जा रहा है, हमेशा साइडवेज है। तो इसकी पास्ट हिस्ट्री को देख के हम ये गेस कर सकते हैं कि ये प्राइस थोड़ा बहुत और ऊपर जाएगा, उसके बाद हो सकता है फिर से नीचे जाना शुरू करे। क्योंकि जो भी कंपनी अपनी लाइफ टाइम हाई पर है वो कभी भी नीचे जा सकती है। आपके बाय करने के बाद वो ऊपर जा सकती है और कभी भी नीचे भी जा सकती है। अगर ऐसा हो जाए कि बाय करने के बाद वो नीचे जाना शुरू कर जाए तब क्या होगा? फिर तो वो बहुत नीचे जाएगा। और लोएस्ट लेवल पे ख़रीदने पर भी थोड़े बहुत चांसेस होते हैं कि वो ऊपर जाएगा, पर नीचे भी जा सकता है। पर इस चार्ट पैटर्न पे बहुत अच्छा है कि हम काफ़ी हद तक, क्योंकि पास्ट में कई सालों से ये एक ही रेंज में घूम रहा है, ये कभी ऊपर नहीं जा रहा है, ये कभी नीचे नहीं जा रहा है, ये साइडवेज जा रहा है। इस साइडवेज प्राइस में ही ये हमेशा ऊपर नीचे जा रहा है। ये 100% प्राइस ऊपर जाता है, फिर 100% नीचे आता है, और इसमें इसने 10 साल बिता दिए। जैसे ये इन्फी है, कभी ये 300 हुआ करता था, 300 to 500 के आसपास ये रहा करता था, पर ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही जाता रहा, ये कभी नीचे नहीं गया। पर मार्च 20 के बाद से ये बहुत शार्पली ऊपर की तरफ गया। पहले ये काफ़ी ज़्यादा हॉरिजॉन्टली जा रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था, और अब मार्च 20 के बाद से ये काफ़ी ज़्यादा वर्टिकली ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हर कोई पछता रहा है कि काश मैंने इस जगह ख़रीदा होता। 200% का गेन यहाँ से मिल चुका है, हाँ ऑलमोस्ट 200% का गेन हो चुका है। पर अभी यहाँ ख़रीदना बेवकूफ़ी होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि हो सकता है ये प्राइस ऊपर जाए और ये भी हो सकता है कि ये नीचे चला जाए, यहाँ से नीचे जाए इतनी स्पीड में। तो ये अब ख़रीदने की सही जगह नहीं है। कोई प्राइस हमेशा तो सिर्फ ऊपर ही नहीं जाता रहेगा, नीचे भी आना है उसको, थोड़ा बहुत ही सही पर नीचे तो आएगा। और अगर नीचे सपोर्ट लेकर ये ऊपर जाने लगे तब बाय कर सकते हैं, पर अभी तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इन्फी में कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा था, और इसमें ये इस तरह से है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो ये बहुत अच्छा चार्ट है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का बुक वैल्यू 230 है और करंट प्राइस 136 है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 0.59, ये अपनी बुक वैल्यू से 0.59 टाइम्स नीचे है करंट प्राइस। तो इसे हम बिना डाउट के बाय कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये अपने इस प्राइस तक तो पहुंचेगा, बुक वैल्यू तक तो पहुंचेगा। और यहीं पर आप इन्फी का देख सकते हैं, इन्फोसिस का देख सकते हैं। बुक वैल्यू 169 है और प्राइस है 1700। प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 10 टाइम्स, अपनी बुक वैल्यू का 10 टाइम्स अभी करंट मार्केट प्राइस है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो
कहीं से भी ये अभी बाय करने की सही जगह पर नहीं है। ये कभी भी नीचे आना शुरू कर सकता है। आखिर ये अपने बुक वैल्यू से कितना ही ऊपर जाएगा। हाँ, पर इंट्राडे के लिए अभी तो ठीक है ये इन्फोसिस। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन बुक वैल्यू से बहुत कम प्राइस पे मिल रहा है, इसलिए इस पे मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा। ओके, तो इस पे हम बैक टेस्टिंग करेंगे और देखते हैं कि इस तरह के चार्ट पे जहाँ प्राइस कभी बहुत नीचे या बहुत ऊपर नहीं जाता है, 100% ऊपर और नीचे जा रहा है, वहाँ हम कितने सही ट्रेड ले पाते हैं। हम डेली चार्ट पर हैं, कैंडलस्टिक चार्ट है, स्मूथ मूविंग एवरेज लगा हुआ है, MACD है और स्टोकेस्टिक RSI है। ओके, तो इस जगह पे बाई करेंगे। ये 20 डे मूविंग एवरेज को टच करके ग्रीन कैंडल बन रही है, MACD ऊपर है, स्टोकेस्टिक RSI नीचे आया है। तो यहाँ पर हम एक लॉन्ग पोजीशन लेंगे, 10% का प्रॉफिट एंड चलिए यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन लेकर देखते हैं। अगले ही दिन प्रॉफिट हो चुका है 10% का। चलिए इस दिन भी एक लॉन्ग पोजीशन लेकर देखते हैं। प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे आया है, तो ये रेजिस्ट करने के लिए ऊपर जाएगा। MACD नीचे है, ऊपर जाएगा। स्टोकेस्टिक RSI भी नीचे है, ऊपर जाएगा। तो इस दिन को एक लॉन्ग पोजीशन लेकर देखते हैं और 10% रखूँगा। स्टॉप लॉस को मैं 20% रख के देखता हूँ। बहुत ही बुरा ट्रेड हुआ। ओके, तो प्राइस 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर गया और उसी रेंज में प्राइस काफ़ी दिनों तक रहा। तो यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन लेंगे, 10% का प्रॉफिट। ओके, तो जब हम देख रहे हैं कि कई दिनों से प्राइस इसी रेंज में जा रहा है और बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, तो या तो हम इसे 5% कर सकते हैं, तो हमें इस जगह पे प्रॉफिट हो जाता, या फिर इस जगह पर भी प्रॉफिट हो जाता 5% का, और हम ट्रेड से निकल सकते थे। या फिर हम आगे देख सकते हैं। ओके, तो फाइनली हमें 10% का ही प्रॉफिट हुआ, मगर काफ़ी दिन लग गए, 92 डेज। चलिए यहाँ पर भी लेकर देखते हैं।
स्टोकेस्टिक आरएसआई तो नीचे है, 100 डे मूविंग एवरेज काफ़ी टाइम से नीचे है और 20 डेज मूविंग एवरेज इससे दूर भी है, ऊपर भी है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि MACD काफ़ी टाइम से एक ही लेवल पर घूम रहा है, तो ये यहाँ से कभी भी नीचे की तरफ आ सकता है। इसलिए एक बार हम MACD के सेटल होने का वेट करेंगे, एक बार इसे नीचे आने दें। अच्छा चलिए यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन लेकर देखते हैं, 5% का रखेंगे। रेड लाइन ऊपर जा चुकी है और ग्रीन लाइन नीचे आ चुकी है। ग्रीन लाइन है 20 डेज मूविंग एवरेज, रेड लाइन 100 डेज मूविंग एवरेज एंड येलो लाइन 50 डेज मूविंग एवरेज। तो क्योंकि अब ये डाउन ट्रेंड में है, 20 डेज मूविंग एवरेज जब 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे जा रही हो, इसका मतलब डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पर मैं ट्रेड सिर्फ तब लूँगा जब स्टोकेस्टिक आरएसआई नीचे होगा, क्योंकि जैसे MACD यहाँ पर काफ़ी टाइम से पॉजिटिव में ही आगे की तरफ बढ़ रहा था, ऐसे अब ये नेगेटिव में ही आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, MACD ऊपर नीचे जाएगा। इसलिए स्टोकेस्टिक आरएसआई लोएस्ट लेवल पर हम बाय करेंगे, क्योंकि ये जब भी 20 डेज मूविंग एवरेज के काफ़ी दूर जाएगा तो वापस वहाँ तक आएगा रेजिस्ट करने के लिए। ये सोचकर मैंने बाय किया है। यहाँ 10% का तो नहीं रख सकते, 5% अगर रखते तो हो जाता। यहाँ पर एक 5% के लिए लॉन्ग पोजीशन लेकर देखते हैं। ओके, तो ये जो हो रहा है इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि रेड लाइन जब भी ऊपर हो तब MACD नीचे हो, स्टोकेस्टिक आरएसआई नीचे हो, कुछ भी नीचे हो, बाय नहीं करना ही ज़्यादा बेटर है। एक बार हम प्राइस को रेड लाइन के ऊपर जाने देंगे। अच्छा, अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि रियल टाइम में मैंने चार्ट पहले से देख रखा है कि प्राइस कब ऊपर गया कब नीचे गया, तो मुझे पता ही है और मेरे ट्रेड सही होने वाले हैं, तो इस सोच का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कौन किसे चीट करेगा। मैं अपनी प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ और वीडियो भी बन रहा है। हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, कहाँ पर हम सही होते हैं कहाँ गलत होते हैं,
जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना लाइव ट्रेड लेते टाइम हमें कॉन्फिडेंस रहेगा, लाइव ट्रेड हमारे सही होंगे। और सिर्फ ये वीडियो देखकर आपके ट्रेड सही नहीं होने वाले हैं, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस वीडियो का आप रेफरेंस ले सकते हैं, थोड़ा बहुत इसे समझ सकते हैं, पर आपको खुद को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तब आपको पता चलेगा कि आप पहले कितना भी देख ले, पर बैक टेस्टिंग करते टाइम जब आप चार्ट बड़ा करके देखते हैं तो आपको नहीं पता चलता जो भी आपने रिप्ले से पहले चार्ट में देखा है वो कहाँ है, कहाँ आपको ट्रेड लेना है और नहीं लेना है। और ये तो बैक टेस्टिंग हो रही है। जब हम लाइव ट्रेड लेंगे तब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे अपने स्टॉप लॉस और प्रॉफिट मार्जिन को सेट करने के लिए। और इस बैक टेस्टिंग में मैं बस इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मैं कितनी बार सही होता हूँ और प्राइस मेरी अकॉर्डिंग ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो चलिए अब चार्ट को थोड़ा छोटा करके देखते हैं। हमने शायद ऐसे किसी जगह से स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँचे। तो रियल टाइम में भी आपके पास जो चार्ट होगा उसमें पीछे कई सालों का चार्ट आपको दिख रहा होगा इस तरह से। मेरे अकॉर्डिंग मैं कुछ मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए पहले जो मैं बैक टेस्टिंग कर रहा था उसमें मैंने, क्योंकि मेरे पास पीछे का कोई चार्ट नहीं था, रिप्ले क्लिक करने के बाद जहाँ से मेरा चार्ट स्टार्ट हुआ था उसके पीछे मेरे पास ज़्यादा डेटा नहीं था, इसलिए वहाँ पर मैं 5% 10% रख रहा था प्रॉफिट, बस ये देखने के लिए कि मेरे अकॉर्डिंग प्राइस ऊपर जाता है या नीचे आता है। पर रियल टाइम में आपके पास पीछे का चार्ट होगा तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर पाएंगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। तब आपको प्रॉफिट और लॉस अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ध्यान में रख के करना पड़ेगा। इससे प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, प्लस प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है और आप कॉन्फिडेंट होते हैं
इतने ज़्यादा प्रॉफिट के लिए। मैंने यहाँ पर ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकल गई, प्लस प्राइस अपने इस सब रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करके ऊपर यहाँ से निकली और काफ़ी टाइम तक यहीं पर सपोर्ट लेती रही। फाइनली जब प्राइस ऊपर की तरफ एक बड़ी कैंडल बनी तब मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया। अगर 10% का प्रॉफिट होता, ये रहा 10% का प्रॉफिट, 10 दिनों में हो जाता, पर मैंने रखा 28% का प्रॉफिट, जिसको होने में 5 मंथ्स लग गए। 5 मंथ्स में 28% का प्रॉफिट बहुत होता है। या फिर आप 10% का प्रॉफिट रख सकते हैं क्योंकि आप तो कॉन्फिडेंट है कि रेजिस्टेंस यहाँ है और ये अपने सपोर्ट पे काफ़ी टाइम तक सपोर्ट लेता रहा। MACD ऊपर है, स्टोकेस्टिक RSI नीचे है, ग्रीन लाइन ऊपर जा चुकी है रेड लाइन के, तो 10% का प्रॉफिट आप रख सकते हैं। और 10% का प्रॉफिट होने के बाद आप फिर से वेट कर सकते हैं इसको अपने सपोर्ट के पास आने का। जिस प्राइस पे आपने ख़रीदा था और 10% का प्रॉफिट हुआ, उसके बाद प्राइस और भी ऊपर गया। फिर यहाँ पर आप देखेंगे इस कैंडल पे स्टोकेस्टिक RSI नीचे है। अगले दिन जब आप देखेंगे कि एक बड़ी एनगल्फिंग कैंडल बनी है ग्रीन, तो इस ग्रीन कैंडल पे आप फिर से एक ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर फिर से 10% का रख सकते हैं, 10% मिल रहा है। फिर जब प्राइस नीचे आ रहा है, यहाँ तो येलो लाइन पे सपोर्ट लिया, पर यहाँ इसने रेड लाइन को भी ब्रेक कर दिया, तब तो ट्रेड नहीं ले सकते। मगर जब कई दिनों तक ये सपोर्ट लाइन के नीचे नहीं जा रहा है, स्टोकेस्टिक RSI काफ़ी ऊपर जा चुका है यहाँ तक, नेक्स्ट कैंडल में MACD ऊपर जा चुका है, यहाँ क्रॉस कर चुका है, तब यहाँ भी लिया जा सकता है क्योंकि MACD नीचे है तो यहाँ से ऊपर जाएगा। मुद्दे की बात यह है कि प्राइस एक बार रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाने के बाद काफ़ी टाइम तक यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, तो काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये अपने रेजिस्टेंस तक पहुँचेगा। रेजिस्टेंस तक ना पहुँचे, कुछ ऊपर तो जाएगा, फिर चाहे ये वापस नीचे आए, सपोर्ट ले या फिर नीचे चला जाए, सपोर्ट के पास हम बाय कर सकते हैं। छोटा प्रॉफिट रखिए, 5% 10%, तो बहुत जल्दी से हो जाएगा। 5% का प्रॉफिट अगले दिन हो गया। अगर आपके सेल करने के बाद प्राइस ऊपर जाता है और भी, बिल्कुल पछताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके बाय करने के बाद प्राइस नीचे चला जाता है, तब भी पछताने की ज़रूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटी हमेशा बनती रहेगी। कोई भी कभी लोवेस्ट पॉइंट पे नहीं खरीद पाता और ना हाईएस्ट पॉइंट पे सेल कर पाता है। इस जर्नी के बीच में ही आपको बाय करना है और बीच में ही कहीं सेल करना है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि लॉस ना हो, कुछ प्रॉफिट हो और निकल जाए। ज़्यादा प्रॉफिट के लिए काफ़ी लॉस कर सकते हैं और कई बार हम लॉस की डर की वजह से अच्छा खासा प्रॉफिट भी खो देते हैं। अगर प्राइस नीचे जाता है तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अक्सर प्राइस वापस ऊपर आ जाता है। यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि अब मेरे ट्रेड सही होंगे पहले के मुकाबले। चलिए आगे देखते हैं। एक बार देखते हैं हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेंज करने की ज़रूरत है क्या। इस जगह पर एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है, पर इतना फ्रीक्वेंट करने की ज़रूरत, अच्छा कर लेते हैं। क्योंकि प्राइस अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया, एक बार रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है अपने सपोर्ट को। मैं थोड़ा सा वेट करूँगा स्टोकेस्टिक RSI को पूरी तरह नीचे पहुँचने देने का। क्या पता ये यहाँ से वापस नीचे आ जाए अपनी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने के लिए, क्योंकि ये परफेक्ट नहीं होता है कि एक बार ऊपर चला गया तो यहीं पर पहुँचेगा और वापस ऊपर जाएगा। हो सकता है ये फेक है, बस ऊपर गया है पर ये फिर नीचे चला जाए, ये भी हो सकता है। हम देखेंगे कि इस सपोर्ट से ये ऊपर जाता है या ट्रेंड लाइन से ऊपर जाता है या इसे भी ब्रेक करके और नीचे आता है। इससे हम पूरी तरह से श्योर नहीं हो सकते कि प्राइस ऊपर ही जाएगा।
यहाँ देखिए, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, प्राइस एक्चुअली यहाँ पर देखिए सपोर्ट ले रहा है। इस सपोर्ट लाइन पे भी सपोर्ट लिया है, मगर ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ बनाई है क्योंकि कई बार प्राइस ब्रेक करके नीचे चली जाती है। ब्रेक कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि ये इस तरफ ही जाने वाली है। परफेक्ट नहीं होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। ओके, देखते हैं थोड़ा सा वेट करके कि ये प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है या यहाँ से ऊपर जाता है। ओके, तो स्टोकेस्टिक RSI नीचे पहुँच चुका है। प्राइस अपने इस सपोर्ट पर यहाँ और यहाँ आके रुक रहा है, इसके नीचे नहीं जा रहा है। एक ग्रीन कैंडल बनी है एनगल्फिंग। मैं यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन लूँगा जिसका प्रॉफिट मैं इस रेजिस्टेंस पे रखूँगा और स्टॉप लॉस यहाँ रखूँगा। MACD तो ऊपर है ही, इसका मतलब अप ट्रेंड में है, तो हम रेजिस्टेंस तक का तो सोच ही सकते हैं। देखिए 16% का प्रॉफिट हो रहा है। हमारे बाय करने के बाद भी प्राइस कुछ दिनों तक साइडवेज ही रहा, मगर बहुत ही जल्दी, शायद 10-15 दिनों के अंदर हमें 16% का प्रॉफिट हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हमारे सेल करने के बाद जो प्राइस ऊपर गया है, इसे आप पूरी तरह से इग्नोर करें। ये ऊपर नहीं भी जा सकता था, सपोर्ट से नीचे भी जा सकता था, इसलिए जितना मिलता है उसे लेके निकल लीजिए। इसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, जिसमें हम कुछ दिनों के लिए बाय करते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो किसी कंपनी को पसंद करते हैं और उसमें बहुत लंबे टाइम के लिए रुकते हैं, 100%, 200% के लिए, उससे भी ज़्यादा। पर स्विंग ट्रेडिंग में इतना लंबा होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें तो 5 साल 10 साल के लिए भी रुकते हैं लोग। इसमें आपको 5 दिन से 1-2 महीने के अंदर प्रॉफिट हो रहा है, 10%, 15%। तो प्राइस अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जा चुकी है। ट्रेंड लाइन काफ़ी नीचे है, तो प्राइस मोस्टली अपने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही आकर रुकता है। पर जब प्राइस अपनी ट्रेंड लाइन से काफ़ी ज़्यादा दूर हो, तब मैं ये सोचता हूँ कि प्राइस अब अपनी ट्रेंड लाइन के पास ज़रूर आएगा। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस कुछ टाइम बाद वापस अपनी ट्रेंड लाइन पर ज़रूर आएगा। चलिए देखते हैं। अब मैंने ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि प्राइस इस जगह पर रुका काफ़ी टाइम। ओके, तो MACD ऊपर है, ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करने वाली है। इस सपोर्ट पे काफ़ी टाइम से प्राइस सपोर्ट ले रहा है। ये एक मेजर सपोर्ट है, काफ़ी टाइम से प्राइस यहाँ पर रहा। चलिए यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन लेकर देखते हैं। अच्छा, इसके ऊपर क्योंकि कोई ख़ास मेजर रेजिस्टेंस हमारे पास नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैं प्रॉफिट कम रखूँगा इस जगह पर, क्योंकि प्राइस यहाँ पर काफ़ी टाइम रहा, यहाँ भी काफ़ी टाइम रहा, यहाँ भी काफ़ी टाइम रहा, इसलिए 5% का प्रॉफिट। अच्छा, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि प्राइस इस रेंज पर काफ़ी टाइम से रुका हुआ है, सेम प्राइस पर। अब ज़रा चार्ट को छोटा करके देखते हैं। ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर प्राइस इससे ऊपर नहीं जा पाया। यहाँ पर रेजिस्ट किया 2 बार और उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट दिया, मगर ये इसके ऊपर ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाया। ये लाइन एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रही है, मगर एक मेजर सपोर्ट का काम नहीं कर रही है। रेजिस्ट तो कई बार किया,
पर यहाँ सपोर्ट नहीं दे पाया, यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं गया, नीचे गया। तो बस अब ये देखना है कि प्राइस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर ऊपर जाती है या ब्रेकआउट देकर नीचे जाती है। तीनों मूविंग एवरेज एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं, काफ़ी कंसोलिडेशन में है प्राइस। देखिए ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देकर ही नीचे तो आया है, अब यहाँ से ये सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा कि नहीं वो देखना है। प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देकर नीचे आया है, सपोर्ट लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, रेड लाइन ऊपर जा चुकी है अच्छे से और बाकी दोनों मूविंग एवरेज नीचे आ चुके हैं। ये गलत जगह बाय कर लिया है मैंने। प्राइस कई बार इस जगह पहुंचकर नीचे आया है, प्राइस अभी काफ़ी ऊपर है। चलिए मैंने 4% का प्रॉफिट रखा है, देखते हैं। ओह हो गया, छोटा प्रॉफिट था इसलिए हो गया।
इसे यहाँ रेजिस्टेंस तक रखा है जो कि 11% है। अगर ये 10% होता तो प्रॉफिट हो जाता। अब थोड़ा चार्ट को छोटा करके देखते हैं। देखिए ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। प्राइस इतना ऊपर जाने के बाद कंटिन्यूसली नीचे ही आ रहा है, रेड लाइन ऊपर ही है। मैंने प्रॉफिट रेजिस्टेंस तक रखा था जो कि 20% था। 20% में टाइम तो लगेगा, 86 डेज, 3 महीनों में 20% का प्रॉफिट। और अगर ये छोटा होता 10% का प्रॉफिट 4-5 दिनों में हो जाता, क्योंकि ये अप ट्रेंड में है। रेड लाइन नीचे है काफ़ी टाइम से, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। क्योंकि मेरे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस अवेलेबल है इसलिए मैंने इसे 20% रखा, वरना मैं इसे 5% या 10% रखता। और क्योंकि ये अप ट्रेंड में आ चुका है, रेड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है बार बार, रेड लाइन नीचे है, बाकी 2 लाइंस ऊपर की तरफ जा रही है। रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देकर यहाँ सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाने लगा है। जब MACD ऊपर है और स्टोकेस्टिक RSI पूरी तरह नीचे है, इसलिए मैंने यहाँ पर बाय किया। 20% का प्रॉफिट हो रहा है 3 महीनों में। फाइव % का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है, जबकि ये डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। रेड लाइन नीचे आ चुकी है। यहाँ पर मैंने ट्रेड सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि MACD काफ़ी नीचे था और ये अपने सपोर्ट के पास काफ़ी टाइम से रुका हुआ था। ओके, तो स्टोकेस्टिक RSI नीचे है, इस वजह से यहाँ पर मैं 6% का रख रहा हूँ। 6% रेजिस्टेंस के थोड़ा नीचे ही है।
6% का प्रॉफिट भी हो चुका है। और हम रियल टाइम में आ गए। चलिए एक बार रिप्ले देख लेते हैं। अच्छा, टाइम के साथ साथ प्राइस की जो रेंज है वो श्रिंक होते जा रही है। यहाँ 2010 में देखिए मैक्सिमम ये 180 तक पहुँचा और उससे पहले लोवेस्ट था 50। उसके बाद ये इतना नीचे नहीं गया 50 तक, 60 के अबव रहा, यहाँ 80 के आसपास रहा और हाईएस्ट लेवल 150, 150, 130। ओके, तो यहाँ जितना ऊपर जितना नीचे जा रहा था अब उतना ऊपर उतना नीचे नहीं जा रहा है। धीरे धीरे ये श्रिंक होते होते इसकी रेंज कम होते जा रही है, क्योंकि यहाँ फरवरी 21 में, यहाँ फरवरी 20 में, यहाँ जून 19 में, ओके 2017 से इस प्राइस को ये क्रॉस करके ऊपर नहीं जा पा रहा है 135 को। तो एक तरफ तो मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, यहाँ से इसको नीचे ही आना है अगले कुछ महीने तक, और एक तरफ लग रहा है कि बुक वैल्यू 230 है और अभी प्राइस 135 के आसपास है, 138। तो अगर अभी हम बाय करते भी हैं तो भी ये बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग ये यहाँ तक जा सकता है, पर प्राइस कोशिश करेगा 230 तक पहुँचने का। बुक वैल्यू इस शेयर की रियल वर्थ है, जिससे प्राइस अभी बहुत नीचे है। अगर कुछ दिनों में MACD काफ़ी नीचे पहुँचता है, स्टोकेस्टिक RSI काफ़ी नीचे पहुँचता है, तब तो मैं पक्का यहाँ बाय करने वाला हूँ बुक वैल्यू को देखकर, क्योंकि वो 230 है, प्राइस काफ़ी नीचे है, तो ये बुक वैल्यू तक ज़रूर जाएगा। पर क्योंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इस वजह से अभी रिस्क नहीं लिया जा सकता। हम देखेंगे कुछ दिन, अगर ये यहाँ भी पहुँचता है तब सोचेंगे। ओके, थैंक्स। प्रैक्टिस करते रहिए थोड़ा बहुत।